नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। ठीक है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कब थार का मरुस्थल बना, क्या क्या थार के मरुस्थल की विशेषता हैं और अरावली, इन सब की जानकारी हम डिटेल से जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में इसके 3 डिवाइडेशन है। ठीक है, सर्वप्रथम तो क्या है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने क्या बताया, इसको 1968 में 7 भागों में विभाजित किया और एस के सेन ने 1968 में 3 भागों में विभाजित किया और रामलोचन सिंह ने 1971 में 2 भागों में और 4 उपभागों में। 1 मिनट इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। 1971 में रामलोचन सिंह ने 1971 में 2 भागों में और 4 उपभागों में और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है, इनकी सारी डिटेल धीरे धीरे नीचे सारी आ जाएगी, आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहिए। ठीक है, सारी डिटेल से समझाऊंगा मैं एक साथ, सारी डिटेल आ जाएगी वीडियो के अंदर पूरी। राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इसके अनुसार हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से है वो? एक तो थार का मरुस्थल है, एक अरावली पर्वतमाला है, एक पूर्वी मैदान है और एक दक्षिण पूर्वी पठार है। तो सारे को हम डिटेल से देखेंगे, कोशिश करेंगे एक वीडियो में आए नहीं आएगी 2-3 जितने भी वीडियो बनेगी सबको अलग अलग डिटेल से, फुल डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम किसी थार मरुस्थल से करेंगे। पहले थार मरुस्थल पढ़ेंगे, फिर अरावली, फिर पूर्वी मैदान, फिर दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट है अपना थार का मरुस्थल या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, इसको उत्तरी पूर्वी मरुस्थल भी कहते हैं। शकरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। मरुस्थल का अर्थ मरुभूमि है। मरुस्थल का अर्थ क्या है? मरुभूमि, अर्थात वनस्पति रहित क्षेत्र। वनस्पति रहित क्षेत्र जिसको मरुभूमि कहते हैं। आगे देखते हैं। मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं देखते हैं एक बार। मरुस्थल की विशेषताएं, जहाँ वर्षा की कमी है, वनस्पति की कमी है, खाद्यान्नों की कमी है, कृषि योग्य भूमि की कमी है। यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव किस चीज़ का है, एक बार देखिए। मरुस्थल गर्म है तो तापमान अधिक होगा, जैसे सहारा थार का मरुस्थल में जैसे मरुस्थल गर्म होता है तो वहाँ तापमान अधिक हो जाता है, और मरुस्थल ठंडा है तो तापमान कम होगा, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पे जो मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल है तो वहाँ पे तापमान कम रहता है। थार के मरुस्थल को तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। जो थार का मरुस्थल है उसको किसका? तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। क्या है उसका विस्थापन सिद्धांत, अपन पूरी डिटेल से देखते हैं। इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये ऊपर हुआ अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड, बीच में कौन सा है? तैतीस सागर। ठीक है, अंगारा लैंड, बीच में तैतीस सागर, नीचे गोंडवाना लैंड। जो यूरेशिया है, यूरोप प्लस एशिया, वो किसका? अंगारा लैंड का भाग है। और जो उत्तरी अमेरिका है वो भी अंगारा लैंड का भाग है। जो पैंतलासा को है, जो जलीय भाग है ना, ये जलीय भाग, चारों तरफ जलीय भाग, ये जलीय भाग पैंतलासा कहलाता है। और पेंजिया जो स्थलखंड है, ये चारों तरफ स्थलखंड है, जो स्थलखंड दिख रहा है ये स्थलखंड, ये क्या? पेंजिया कहलाता है। और जो दक्षिण अमेरिका है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और जो अफ्रीका है वो भी गोंडवाना लैंड का, और जो भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है भारत, वो भी गोंडवाना लैंड का भाग है, और अंटार्कटिका वो भी गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बचा था आसेनिया या ऑस्ट्रेलिया, ये भी किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। थार का मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। किसका? तैतीस सागर का अवशेष है, जिसके निम्न प्रमाण मिले हैं। क्या क्या प्रमाण मिले? एक तो खारे पानी की झीलें मिली हैं, और दूसरा है कुल्दरा गांव जैसलमेर में, कुल्दरा गांव का है जैसलमेर में मछली के अवशेष मिलना, मछली के अवशेष मिले हैं कुल्दरा गांव में। औषधि चट्टानों की प्रधानता, औषधि चट्टानों की प्रधानता,
जैसे खनिज तेल और कोयला मिलना। यहाँ पे क्या है, अवसादी चट्टानें मिली है, जैसे खनिज की, तेल की और कोयले की। दोस्तों आपको किसी भी चीज़ में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आप उसको नेक्स्ट वीडियो में या आपको कमेंट के माध्यम से उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो पेट्रोलियम है वो भारत में उत्पादन होता है मुंबई में हाई बेसिन में 40% और राजस्थान में 20% उत्पादन होता है। आयात पेट्रोल का जो आयात होता है कितना 84% और निर्यात कितना करता है 16%। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उपभोक्ता देश, सर्वाधिक उपभोक्ता देश कौन से? पहला नंबर पे आता है अमेरिका, दूसरे पे आता है चीन, तीसरे पे आता है भारत। सर्वाधिक उपभोक्ता देश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल का उपयोग होता है। जो गुड़ामलानी कहाँ है? बाड़मेर में। गुड़ामलानी बाड़मेर में विश्व में सबसे कम गहराई में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। सबसे कम गहराई में पेट्रोलियम के भंडार कहाँ मिले? गुड़ामलानी बाड़मेर में, जो विश्व के सबसे कम गहराई में, यहाँ पे सबसे कम गहराई में मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। थार के मरुस्थल की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं थार के मरुस्थल की, देखते हैं। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा उपोष्ण दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। ये मरुस्थल का मार्च क्या होता है? नाचना गांव जैसलमेर में है। और अस्थायी जिले क्या कहलाती है? पलाया और रनटाट कहलाती है, जो रन या टाट कहलाती है। जो अस्थायी जिले होती है कि बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है और फिर वापस सूख जाती है, वो अस्थायी जिले होते हैं, वो पलाया, रन या टाट कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च कहलाता है। मरुस्थल मार्च क्या होता है? मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल वर्षा ऋतु के अंतर्गत अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, उन्हें पलाया, रन या टाट कहते हैं। जो वर्षा ऋतु में जो अस्थायी झीलें बन जाती हैं बारिश के पानी से, उनको क्या बोलते हैं? पलाया, रन या टाट। तथा इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है। खड़ीन क्या होती है? जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है। जो ये जल संरक्षण की परंपरागत विधि को अपनाकर खेती करते हैं यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण, ठीक है। आगे देखते हैं। मरुस्थल का प्रचार प्रसार यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से। कहाँ? दक्षिण पश्चिम से। देखिए ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये पूर्व। तो ये किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। इसका विस्तार किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, ठीक है। सर्वाधिक मरुस्थल मार्च कहाँ हो रहा है? हरियाणा राज्य में होता है तथा मरुस्थल मार्च के लिए उत्तरदायी कारक है बरखान बालू का स्तूप, जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है मरुस्थल के मार्च के लिए। मरुस्थल का ढाल कहाँ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के हो रहे। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व के मतलब ऐसे, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पूर्व और पश्चिम है ना, तो इसका ढाल ऐसे है, ठीक है। आगे देखते हैं। मरुस्थलीकरण के लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया मरुस्थलीकरण कहलाती है। जो मरुस्थल जो आगे बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? मरुस्थलीकरण बोलते हैं। जिसके लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। क्या क्या कारक उत्तरदायी हैं इसके लिए? मरुस्थल के जो आगे बढ़ने के लिए वनोन्मूलन, वनों को काटना। जो अपन वनों को काट रहे हैं उससे क्या हो रहा है? वहाँ पे जो जो मरुस्थल के जो आगे बढ़ता जा रहा है। निर्वन क्या? वन को समाप्त होना, वन जो समाप्त हो रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन। सन 1973 में राजस्थान में 101 दिन वर्षा होती थी। जो पहले जो 1973 के टाइम पे राजस्थान में जो 101 दिन बारिश होती थी, जो कि वर्तमान में घटकर कितनी हो गई? 29 दिन वर्षा हो रही है अब। टोटल 29 दिन। कितना डिफरेंस आ गया इसके दोनों के बीच में? 101 दिन हो रही थी, अब 29 दिन हो रही है, तो वर्षा की कितनी कमी हो गई? इसलिए मरुस्थल ज़्यादा बढ़ रहा है। वर्षा के कम होने पर तापमान में
बढ़ोतरी होती है। वर्षा के कम होने पर तापमान में क्या बढ़ोतरी होती है। इस कारण चट्टानों में अपक्षय क्रिया होती है। अपक्षय क्रिया होती है। अपक्षय का अर्थ क्या होता है, देखिए, चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखरना। अपक्षय का अर्थ क्या होता है, चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखरना क्या होता है, अपक्षय कहलाता है। पवन द्वारा अपर्दन। पवन द्वारा अपर्दन कैसे होता है, मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना क्या होता है, पवन का द्वारा अपर्दन। मिट्टी के कण जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं हवा के द्वारा, जिसके कारण अरावली पर्वतमाला में 12 अंतराल हो गए। इस कारण मरुस्थल आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। जो अरावली के बीच में गैप है, तो वहाँ से जो मरुस्थल आगे बढ़ता जा रहा है पूर्वी राजस्थान की तरफ। आगे देखते हैं। जो अपन पहले कारण पढ़े, 3 कारण तो पढ़ ली थी, ठीक है। चौथा कारण है जनसंख्या तथा नगरीकरण, अतिचारण और पशुचारण। जो पशुओं की चराई ज़्यादा हो रही है, जंगल नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। मृदा का अनुचित और प्रबंधन। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण को रोकने के निम्न उपाय हैं। इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं वो देखिए एक बार। पहले तो वृक्षारोपण करने से भी मरुस्थल को रोका जा सकता है। दूसरा कारण है कि सामाजिक वानिकी का विकास करना, अर्थात वृक्षारोपण करना। पेड़ लगा के भी मरुस्थल को रोका जा सकता है। शेल्टर बेल्ट का विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना, अर्थात एक कतार के रूप में वृक्षारोपण करना। कतार में जैसे पेड़ लगे हैं वैसे एक कतार में पेड़ लगा के जो मरुस्थल को रोका जा सकता है। मृदा का उचित प्रबंधन करना, अर्थात जैविक खेतों को बढ़ावा देना। उचित प्रबंधन करो मृदा का कि मृदा का अपरदन ना हो। जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है उसको भी नियंत्रण करना जरूरी है। कांजरी के बारे में आप जानते होंगे। कांजरी का जो मतलब पूरा नाम क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इस कांजरी की स्थापना कब हुई, 1959 में। मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य किस लिए इसका स्थापना किस लिए की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है, मरुस्थलीकरण को रोकना, सीमित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया। कब, 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया था। 17 जून 1995 को प्रथम बार मनाया गया था इस जो मरुस्थलीकरण दिवस। 29वां मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया गया, 17 जून 2023 को मनाया गया। कौन सा, 29वां, 17 जून 2023 को मनाया गया। थीम क्या थी इसकी, उसकी भूमि उसका अधिकार, हर लैंड हर राइट्स, ठीक है। थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं आगे। एक तो है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर, और अर्धशुष्क मरुस्थल में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पहला देखते हैं अपन शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जो है इसके निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क मरुस्थल को भी कितने 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग कौन से, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यहाँ पे 2 है, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। तो दोनों के बारे में डिटेल से देखते हैं नीचे। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कौन सा होता है, बालू का स्तूप का अर्थ है रेत का टीला। बालू का स्तूप का अर्थ क्या होता है, रेत का टीला। रेत के टीलों को धोरे या धोरियन कहते हैं। धोरे या धोरियन कहते हैं। जो रेत के टीले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, धोरे या धोरियन कहते हैं। जो बालू का स्तूप कितना है 58%, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है 41% है। क्षेत्रफल कितना है 1,28,028 वर्ग किलोमीटर, और इसका कितना है 85,460 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये डिटेल आपकी काम की नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 40% भाग पर स्तूप आच्छादित ढका हुआ है। कितना, 16.3% जो भाग है वो ढका हुआ है। बालू का स्तूप का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है।
बालों का स्तूपों का वर्गीकरण। स्तूप का वर्गीकरण निम्न प्रकार से। कौन कौन से बालों का स्तूप है देखते हैं एक बार डिटेल से। पहला है अनुदैर्ध्य। पहला कौन सा है? अनुदैर्ध्य, जो पवनों की दिशा के समानांतर बनता है। कैसे बनता है? पवनों की दिशा के समानांतर। जैसे इधर से हवा चल रही है तो इसके समानांतर बनता है ऐसे, ठीक। विस्तार कहाँ है इसका? जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण। अन्य बालों की तुलना में वनस्पति अधिक, यहाँ पे वनस्पति अधिक होते हैं अन्य बालकों के स्तूपों में। बालों की लंबाई सर्वाधिक होती है। जो बालों के स्तूप होते हैं उनकी लंबाई सर्वाधिक होती है यहाँ पे इसकी। आगे देखते हैं। दूसरा है अनुप्रस्थ। दूसरा कौन सा है? अनुप्रस्थ। पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये समकोण बनता है, पवनों की दिशा आ रही है, ये समकोण बन गया, समकोण पे बने हुए बन जाते हैं। इनका विस्तार क्या होता है? विस्तार है पुंगल बीकानेर में, झुंझुनू में, चूरू में, सूरत गंगानगर में और रावसर हनुमानगढ़ में इनका विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं बरखान बालू का स्तूप। बरखान जो बालू का स्तूप है वो अर्धचंद्राकार आकृति का बरखान कहलाती है। अर्धचंद्राकार आकृति क्या? बरखान कहलाती है। जो ये चंद्रमा के समान अर्धचंद्राकार आकृति बनी हुई है वो क्या? बरखान कहलाती है। इसका विस्तार कहाँ है? फालेरी चूरू में इसका विस्तार है, सीकर में है, ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है, कर्णी माता देशनोक में। सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ है? चूरू में इसका सर्वाधिक विस्तार है। बरखान की मध्य में चौड़ाई अधिक होती है। मध्य में चौड़ाई कितनी? अधिक ज़्यादा होती है इसकी। और पवनों की दिशा वाला भाग उन्तोदर। पवनों की दिशा वाला उन्तोदर, ये पवनों की दिशा आ रही है तो ये उन्तोदर कहलाता है, पवनों की दिशा वाला। ऊपर उठा हुआ भाग, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, साथ विपरीत भाग नदोत्तर कहलाता है। नदोत्तर कहलाता है। क्या बोलते हैं? नदोत्तर कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नदोत्तर वाला आपको पता चली गया होगा। नदोत्तर किसे कहते हैं? नदोत्तर जो आगे वाला भाग है ना, नदोत्तर कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। कहाँ यहाँ तक बोलिए। मरुस्थल के विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो बरखान बालू का स्तूप है, जो मरुस्थल का विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है बालू का स्तूप है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप भी कौन से? बरखान। नेक्स्ट है तारा प्रकार के बालू का स्तूप। जो तारा प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या? अनियमित हवाओं के प्रवाह द्वारा निर्मित होते हैं। जो चारों तरफ से जैसे हवा आती रहती है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से, फिर इधर से, इधर से इधर, तो चारों तरफ से जो हवा आती है अनियमित हवाओं से आती है, उनकी वजह से तारा बालू का स्तूप बनते हैं, जिनका सोनगढ़ जैसलमेर में है विस्तार और सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में इनका विस्तार है। आगे देखते हैं। आप इनको ध्यान से पूर्वक पढ़ते रहिएगा क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। ठीक है, ये शायद एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए, 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। मैं बड़ी वीडियो बनेगी लेकिन 2-3 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा आपकी। आप इसकी जो अगली वीडियो या इसकी जो पिछली वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। कौन सा अगला? थाडन बालू का स्तूप। थाडन बालू का स्तूप कहाँ है? लहरदार बालू का स्तूप को कहते हैं। जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या बोलते हैं? थाडन, याडन। इसका उपनाम क्या है? उर्मिका है जो इसका उपनाम है। विस्तार क्या है? संपूर्ण मरुस्थल में इसका विस्तार है। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण में इनका इसका विस्तार है। जैसे ये लहरें चल रही है उनमें ये इधर से बालू का स्तूप बने हुए हैं। आगे देखते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप क्या होता है? लगातार बनने वाले बालू का स्तूप। लगातार बनने वाले बालू का स्तूप जो होते हैं आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। इनका विस्तार श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। पहले यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ से हटा, यहाँ बन गया, फिर यहाँ से हटा, यहाँ बन गया, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं हवा के साथ, तो इनको नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। आगे देखते हैं। सब्र कापिज। सब्र कापिज बालू का स्तूप होते हैं। छोटे छोटे बालू का स्तूपों को सब्र कापिज कहते हैं। जो छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं उन सब्र कापिज कहते हैं। इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में होता है। इनका विस्तार तो संपूर्ण मरुस्थल में इनका विस्तार है। सब्र कापिज कैसे बनते हैं? जैसे पेड़ है, तो पेड़ के जो पीछे बनता है सब्र कापिज बन जाता है। आगे देखते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप क्या होता है? अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप जो क्या अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। अवरोध जैसे पेड़, झाड़ी, पर्वत के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है उनसे क्या अवरोधी बालू का स्तूप का निर्माण होता है। विस्तार कहाँ है इनका?
जोबनेर जयपुर ग्रामीण में, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, पुष्कर की पहाड़ियाँ अजमेर में और कुचामन में इनका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप ये बरखान का विस्तारित रूप है। जो बरखान बालू का स्तूप मैंने पहले बताया उसका विस्तारित रूप है, बरखान का विस्तारित रूप। इसकी आकृति महिला के हेयरपिन, जो महिला के हेयरपिन के समान इसकी आकृति होती है, ये देखिए। ठीक है, इधर से हवा आ रही है, इधर बन रहा है बालू का स्तूप। विस्तार कहाँ है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथा नाम इसका विस्तार है। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है इसका विस्तार सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमकाथा नाम में इसका विस्तार है। आगे देखते हैं। नोट देखिए एक बार। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ? जैसलमेर में। तथा अधिकांश सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण मिलते हैं। मतलब सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो जोधपुर ग्रामीण मिलते हैं। सबसे ज़्यादा तो कहाँ? जैसलमेर में, लेकिन जो सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है जोधपुर ग्रामीण में मिलते हैं। सीप क्या होती है? जब हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो मिट्टी के अभाव में पूर्ण विकसित नहीं हो पाता उन्हें क्या बोलते हैं? सीप बोलते हैं। जो अनुदैर्ध्य प्रकार का है ये सीप, पूरा नहीं हो पा रहा, यदि ऐसा रहेगा पूरा नहीं हो पाया, ये सीप कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। धैर्यन क्या होता है? लहरदार गतिशील बालू का स्तूपों को धैर्यन कहते हैं। जो लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं उनको धैर्यन कहते हैं, गतिशील रहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, दूसरा आपने पहले बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ा और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना प्रतिशत है? 41.50% है। मरुस्थल के प्रकार, इसमें हमादा जो चट्टानी या पथरी वाला जो एरिया होता है जो का हमादा कहलाता है। ईर्ग क्या होता है? रेतीला जैसा रीढ़ कहलाता है। रेग जो हमादा प्लस ईर्ग से मिश्रण से बना होता है वो क्या? रेग कहलाता है। इनकी एक एक डिटेल बताता हूँ आपको आगे। हमादा क्या होता है? जो हमादा होता है जो पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा और फिरोजपुर जो इनका जो ट्रायंगल बना हुआ है इनके बीच का जो हिस्सा है जो सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित किया गया है, वहाँ पे जो सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से ये स्थापित किया गया है। आगे देखो। लाठी सीरीज क्या होती है? भूगर्भिक जल प्रपट्टी है। इसका विस्तार कहाँ है? लाठी सीरीज का विस्तार कहाँ पे है? मोहनगढ़ से पोखरण, जैसलमेर के मध्य इसका विस्तार है। गांव कहाँ है? आकल गांव में इसका लाठी सीरीज का विस्तार है। आकल उड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित है? आकल गांव में है। और यहाँ पे चंदन नलकूप बना हुआ है। नलकूप है इसका चंदन नलकूप, तो इसको क्या बोलते हैं? थार का गड़ा बोलते हैं। चंदन नलकूप क्या बोलते हैं? थार का गड़ा। सेवन घास, तो सेवन घास किसकी प्रजनन स्थली है? गोडावण की प्रजनन स्थली है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, कोरियोटिस नाइग्रिसेप इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। देख लीजिए, सेवन घास है, ये चंदन नलकूप है, किसके मध्य? मोहनगढ़ से और पोखरण के मध्य। ये भूगर्भिक जल प्रपट्टी कितनी? 60 किलोमीटर की भूगर्भिक जल प्रपट्टी है। आगे देखते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल, दूसरा हिस्सा कौन सा है? अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल में क्या है? शुष्क मरुस्थल तथा अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित भाग को अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। शुष्क मरुस्थल तथा अरावली पर्वतमाला के जो अरावली और शुष्क मरुस्थल के मध्य के भाग क्या बोलते हैं? अर्धशुष्क मरुस्थल बोलते हैं। शुष्क मरुस्थल तथा अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, आप इनको देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग तथा अर्धशुष्क मरुस्थल का पश्चिम भाग 25 सेंटीमीटर। एक मिनट इसको आगे ले लेता हूँ। शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग तथा अर्धशुष्क मरुस्थल का पश्चिम भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। मरुस्थल का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला को, जबकि पश्चिम भाग 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। शुष्क मरुस्थल प्रदेश 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर।
और अरावली पर्वतमाला के पूर्व में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जबकि पश्चिम में 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। आगे देखिए, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, छोटा करता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, घग्गर बेसिन कहलाता है। जो इधर मालवा का मैदान है, ऊपर मालवा का मैदान है। यह है शुष्क मरुस्थल, क्या है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये, बालू का स्तूप। और ये वाला हिस्सा है, ये जोधपुर वाला, ये जोधपुर का ये जो हिस्सा बचा हुआ है जोधपुर के पास वाला, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और ये जो रेखा है, एक मिनट इसमें उठा दो, ये रेखा जो है वो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जैसलमेर में, ठीक है। और ये कितनी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और ये अरावली के पास वाली 40 सेंटीमीटर, और अरावली की दूसरी पूर्व तरफ वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ठीक है। ये हिस्सा जो होता है, ये हिस्सा ये लोनी बेसिन कहलाता है। और जो ये हिस्सा है ये नागौरी बेसिन कहलाता है। और ये वाला हिस्सा है वो शेखावाटी बेसिन कहलाता है। नीचे कौन सा है, इधर मालवा का पठार है। आगे देखते हैं। थार मरुस्थल का निर्माण पैलियो आर्कटिक युग में सहारा मरुस्थल से चलने वाली पश्चिम पूर्वी पवनों के साथ लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है, ठीक है। जो मिट्टी लाई गई है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ है, सहारा मरुस्थल था, जो इसकी पवने यहाँ से जो रेतीली मिट्टी लाके थार के मरुस्थल में विस्थापित कर दी भारत के अंदर। तो जो कब हुई थी, पैलियो आर्कटिक युग में वो यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हो गया। आगे देखते हैं। थार मरुस्थल का राजस्थान में क्षेत्र 2,10,000 वर्ग किलोमीटर है और पूर्ण मरुस्थल का 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई कितनी है, 640 वर्ग किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 300 किलोमीटर चौड़ाई है। मरुस्थल की लंबाई कितनी 640 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 किलोमीटर जो इसकी चौड़ाई है मरुस्थल की। जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी बेसिन और लोनी बेसिन। कितने में से, लोनी बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी बेसिन और लोनी बेसिन 4 भागों में विभाजित किया गया है। अर्धशुष्क बेसिन को, अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला पढ़ते हैं अपन घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन पढ़ते हैं फर्स्ट में। घग्गर बेसिन में क्या आती है, उत्तरी अरावली मालवा का मैदान आता है पहले ऊपर घग्गर बेसिन। दक्षिण भाग में कौन सा, शेखावाटी और शुष्क मरुस्थल आता है। पूर्वी भाग में हरियाणा राज्य आते हैं और पश्चिम भाग में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आती है। श्रीगंगानगर विस्तार कौन से जिले में, जिले में अनूप श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का उत्तरी भाग इसमें विस्तार है, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉरी, एक बार इसको आप दोबारा समझ लीजिए। इसका घग्गर बेसिन का जो उत्तरी भाग है मालवा के मैदान कहलाते हैं, दक्षिण भाग शेखावाटी कहलाता है और पूर्वी भाग हरियाणा का राज्य लगता है इसमें। पश्चिम भाग में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ठीक है। आगे देखो अब, सेम की समस्या क्या होती है, जो जल की मात्रा अधिक हो जाती है उसमें जलवाष्पित तो हो जाता है, कैल्शियम की जमाव ज़्यादा होता है, कैल्शियम। और मृदा की अंतिम परत जो होती है कैल्शियम प्लस जल, तो यहाँ पे पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण ये भूमि दलदली सी हो जाती है। सेम की समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे जो मिट्टी के कण पानी के साथ घुलनशील हो जाते हैं सारे, कैल्शियम के कारण होता है, कैल्शियम। सेम की समस्या जल की मात्रा अधिक होने पर होती है। सेम की समस्या कब होती है, जब ज़्यादा मात्रा में जल वहाँ पे एकत्रित हो जाए। मृदा की अंतिम परत जो मृदा परिच्छेदिका में जाकर कैल्शियम से मिल जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये दोनों मृदा के ऊपर आ जाते हैं जहाँ जल वाष्पित हो जाता है तब कैल्शियम की परत जम जाती है, जिसे सेम की समस्या कहते हैं। ऊपर जो कैल्शियम जल तो वाष्पित होकर उड़ जाता है, लेकिन जो वहाँ पे कैल्शियम की परत जम जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, सेम की समस्या बोलते हैं। सेम की समस्या को दूर करने के लिए
जिप्सम और रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। यह समस्या सर्वाधिक हनुमानगढ़ बड़ोपल, जो हनुमानगढ़ का बड़ोपल गांव है वहाँ पर, और श्री गंगानगर में देखी जाती है। ज़्यादा समस्या कहाँ है? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। आगे देखते हैं। नाली या नट या पाट। नाली या नट या पाट क्या होता है? जो घग्गर नदी के प्रवाह का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? घग्गर नदी का जो प्रवाह है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नाली या नट या पाट बोलते हैं। बग्गी क्षेत्र या उपजाऊ क्षेत्र, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? बग्गी। सर्वाधिक अम्लीय व सारिता की समस्या घग्गर बेसिन में है। जो अम्लीय और सारिता की जो समस्या है कहाँ है? घग्गर बेसिन में है। आगे देखिएगा। शेखावाटी प्रदेश या बांगर प्रदेश, दूसरा कौन सा है? शेखावाटी या बांगर प्रदेश। क्षेत्र कौन से? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, डिडौना, कुचामन और उत्तरी भाग। डिडौना कुचामन कौन सा है? उत्तरी भाग है। शेखावाटी प्रदेश में चूने की परत पाई जाती है। इस कारण जल चूने की परत में नीचे बहता रहता है। सॉरी। शेखावाटी प्रदेश में रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी तथा वनस्पति की कमी के कारण यहाँ दैनिक तापमान अधिक होता है। कहाँ पे? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, यहाँ पे दैनिक तापमान ज़्यादा रहता है। शेखावाटी प्रदेश का उत्तरी भाग घग्गर बेसिन, पूर्वी भाग अरावली प्रदेश तथा पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल तथा दक्षिणी भाग कौन सा? नागौर उच्चभूमि को स्पर्श करता है। आगे देखते हैं। नागौरी उच्चभूमि। नागौरी उच्चभूमि। नागौरी उच्चभूमि में आते हैं। नागौरी उच्चभूमि में आते हैं। विस्तार कहाँ है? नागौर, डिडवाना, कुचामन और अजमेर में इसका विस्तार है। नागौर उच्चभूमि का पूर्वी भाग क्या? अरावली प्रदेश कहलाता है। अरावली पर्वत से टकराता है। और पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल कहलाता है। और उत्तरी भाग शेखावाटी आता है। और दक्षिण भाग का लोनी बेसिन का स्पर्श करता है। आगे देखते हैं। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, या फ्लोरोसिस पट्टी या हांच बेल्ट क्या होती है? ये कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी या फ्लोरोसिस पट्टी, कांच बेल्ट क्या होती है? मेड़ता नागौर से पुष्कर के मध्य इसका विस्तार है। कहाँ? मेड़ता से मेड़ता नागौर के मध्य। मेड़ता नागौर से और पुष्कर अजमेर के मध्य इसका विस्तार है। प्रोफेसर एच एस शर्मा के अनुसार यहाँ की खारे पानी की झीलें तेटी सागर का अवशेष नहीं है। किसने बताया? प्रोफेसर एच एस शर्मा ने बोला है कि यहाँ की जो झीलें हैं वो तेटी सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि सागर के जल में मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जबकि यहाँ इस तत्व की कमी है। इस तत्व की कमी है तो ये तेटी सागर का अवशेष नहीं है झीलें। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में कुचामन और नावा का है। डिडौना कुचामन के अतिरिक्त कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं मिलती। ये नावा और कुचामन में पहाड़ियाँ मिलती, इसके अलावा मरुस्थल में कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं मिलती। नागौर उच्चभूमि समुद्र तल से कितने? 300 से 500 मीटर ऊंचाई पर है। 300 से 500 मीटर ऊंचाई पर है। समुद्र जल का उच्च जल स्तर। भारत में समुद्र तल का मापन चेन्नई, तमिलनाडु से किया जाता है। कहाँ से? भारत में समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई, तमिलनाडु से किया जाता है। नेक्स्ट है लोनी बेसिन। लोनी बेसिन का विस्तार कहाँ होता है? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, जालौर, सांचौर, बालोतरा और बाड़मेर में। ठीक है। नदी बेसिन का अर्थ क्या होता है? एक नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? नदी बेसिन बोलते हैं। जो लोनी बेसिन का उत्तरी भाग क्या बोलता है? नागौर उच्चभूमि। दक्षिण भाग गुजरात को टच करता है। पूर्वी भाग जो अरावली पर्वतमाला और पश्चिम भाग शुष्क मरुस्थल को टच करता है। इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा में स्थित है। इस क्षेत्र में जो क्या है? 56 की पहाड़ियाँ का है बालोतरा क्षेत्र में स्थित है। पीपलूद में मरुस्थल की सर्वाधिक वर्षा होती है। मरुस्थल की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पीपलूद में। इस कारण पीपलूद को मरुस्थल का माउंट आबू कहते हैं। मरुस्थल का माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलूद को। आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए एक बार। नकलिस्तान
मरुस्थल में किसी झील के किनारे, मरुस्थल में किसी झील के चारों तरफ हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नकलिस्तान कहते हैं। नकलिस्तान किसे कहते हैं? जो झील के किनारे जो हरियाली विकसित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? नकलिस्तान। जैसे कोलाई झील में भी, कोलाई झील कहाँ है? बीकानेर में। यहाँ पे भी क्या नकलिस्तान मतलब विस्थापित हो गया है। बालसन जो झील है, बालसन मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बालसन किसको कहते हैं? जो मरुस्थलीय क्षेत्र में दो पर्वतों के मध्य स्थित झील, दो पर्वतों के मध्य जो झील का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? बालसन। ये कहाँ है? सांबर झील को जो बालसन से झील की श्रेणी में आती है सांबर झील। इन पर्वतों के मध्य जब जल समाप्त हो जाता है तो इसे क्या बजादा बोलते हैं। जो दो पर्वतों के मध्य पानी पड़ जाता है तो उसको झील बोल देते हैं, और यहाँ पानी जब सूख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बजादा बोलते हैं। थार के मरुस्थल को निम्न नामों से जाना जाता है। किस नामों से जाता है? देखिए एक बार, लीबिया और मिस्र में तो क्या सिटीर कहते हैं, और तुर्कमेनिस्तान में से कार्डम कहते हैं, और पाकिस्तान में चोलिस्तान इसको कहते हैं मरुस्थल को। ठीक है, आगे देखते हैं। थार के मरुस्थल को निम्न संभाग तक जिलों में विस्तारित है। थार का मरुस्थल कौन कौन से जिलों और संभागों में विस्तारित है? संभाग तो कौन से? बीकानेर, जोधपुर, पाली, उदयपुर संभाग है। ठीक है, और इनमें जिले कौन कौन से आते हैं? जिले देखिए एक बार, बीकानेर संभाग में कौन से जिले आते हैं? अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जिनमें मरुस्थल विस्तारित है। पूरे जिले नहीं बता रहा, इसमें वही जिला बता रहा हूँ जिसमें मरुस्थल विस्तारित है। जोधपुर संभाग में कौन से आते हैं? जोधपुर ग्रामीण, फ्लोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। पाली संभाग में पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। उदयपुर संभाग में आते हैं राजसमंद, जिसमें मरुस्थल का विस्तार है। ओनली मरुस्थल, उदयपुर संभाग में मरुस्थल का विस्तार कहाँ? राजसमंद में विस्तार है। आगे देखिए, अजमेर संभाग में अजमेर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, इसमें विस्तार है मरुस्थल का। जयपुर संभाग में जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली रोड में मरुस्थल का विस्तार है। सीकर संभाग में सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना में मरुस्थल का विस्तार है। आगे देखिए, इसरो की रिपोर्ट 2007 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 67% भाग पर मरुस्थल है। कितना? 67% भाग पे कितना है? मरुस्थल स्थित है। इसरो की रिपोर्ट 2007 के अनुसार बताया गया है इसमें। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 61.11% भाग पर मरुस्थल है। राजस्थान की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 61.11% है, और जो इसरो की रिपोर्ट आई है उसका 67% है। अरावली के पश्चिम में 58% भाग पर मरुस्थल है। अरावली के जो पश्चिम में 58% है, पूर्व में भी है लेकिन बाकी 58% तो पश्चिम में मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान में विस्तारित है। कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान में विस्तारित है थार का मरुस्थल भारत के निम्न 4 राज्यों में विस्तारित है। कौन कौन से 4 राज्य? एक बार देखिए, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जिनमें जो भारत के 4 जिले इनमें मरुस्थल का विस्तार है। आगे देखिएगा, जो ईश्वरी प्रसाद ने बताया कि थार के मरुस्थल को रुक्ष या सूखा प्रदेश कहते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा? थार मरुस्थल को रुक्ष या सूखा प्रदेश कहा। गंगानगर से बाड़मेर तक के क्षेत्र को महान मरुस्थल कहते हैं। गंगानगर से बाड़मेर तक का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? महान मरुस्थल कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। जैव विविधता मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र में पादपता जीव जंतुओं की संख्या, वो जैव विविधता कहलाती है वहाँ की। नेक्स्ट, अरावली प्रदेश, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो जैसे मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, और चैनल जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दे। और इसकी जैसे नई वीडियो आएगी तो आपको ज़रूर अब मिल जाएगी, इसके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ठीक है, और इसकी जो नोट्स PDF मैं आपके टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो इसके पहले वाली वीडियो है उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको इसको जो पहले के जो नोट्स अलग अलग टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मेरे चैनल पे जाके भी विजिट कर सकते हो, चैनल पे जाके सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है,
धन्यवाद। और रीट की विज्ञप्ति भी आ गई है, तो सभी रीट की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और सारी वीडियो इस पर अच्छी अच्छी आएगी, नोट्स के रिवीजन करते रहो, और जब भी आपके डाउट्स हो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। रीट से रिलेटेड कोई भी किसी भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा मैं, कमेंट करके बता दीजिए मुझे बस, ठीक है। धन्यवाद।